चलिए हम आज आगे बढ़ते हैं फिज़िक्स में। हम चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी कर रहे हैं विनीता, और उसमें हमने पहला पार्ट रिकॉर्ड कर लिया अच्छे से, लेकिन वो काफ़ी लेंदी था, तो आज हमें सेकंड पार्ट की तरफ भी आना पड़ रहा है। हम अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी कर रहे हैं। अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, क्योंकि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो हैं जो हमेशा से इस्तेमाल होते आ रहे हैं, परंपरागत तरीके, जैसे कि कोल, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इन्हें हम सबको मिला करके कह देते हैं फॉसिल फ्यूल्स। इनका हम लंबे समय से उपयोग करते आ रहे हैं। कई कमियां रह गई जिसकी वजह से हमें अनकन्वेंशनल फ्यूल की तरफ भी आना पड़ा। हमने इसमें विंड एनर्जी के बारे में अच्छे से पढ़ा और हमने इसमें सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ा। आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे टाइडल वेव, ओशियन थर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड द न्यूक्लियर एनर्जी। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा अनकन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ख़त्म हो जाएंगे। हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। आए हम पढ़ते हैं ये कैसे काम करता है। सबसे पहले टाइडल एनर्जी है। देखिए, आप इतना तो जानते हैं कि ये जो हमारा प्लैनेट अर्थ है ये अपने ऑर्बिट में है। ओके, इसके ऑर्बिट में होने का कारण ही ये है कि इसके ऊपर कई तरह के पुल इफ़ेक्ट लगते हैं, जिसे हम टाइडल इफ़ेक्ट्स कह देते हैं। एक तरह से आप ये कह दीजिए कि जैसा न्यूटन मानते हैं कि हर मास के ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल तो लगता ही है, एक अट्रैक्शन तो होती है हर मास में, हर तरह से। ह्यूमन टू ह्यूमन भी वो इस पुल को फील करते हैं। तो ऐसे में हम इसे जब प्लानिटरी सेंस में बात कर रहे हैं तो हम इसे टाइडल इफ़ेक्ट कह सकते हैं। ठीक जैसे अर्थ के ऊपर सन का, अदर प्लैनेट्स का एक टाइडल इफ़ेक्ट लग रहा है, ठीक उसी तरह से अर्थ के ऊपर जो चीज़ें हैं उस पर भी ये लग रहा है। और ये आपको महसूस होता है द लार्ज वाटर बॉडीज़, दैट इज़ ओशियंस। जब आप ओशियंस की बात करते हैं तो समुद्र का जो वो पानी है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है सूर्य और चंद्र, क्योंकि सन बहुत दूर है अर्थ से और मून बहुत क्लोज है। तो मून साइज़ में सन से बहुत छोटे होते हुए भी मेजर कंट्रीब्यूटर है टाइडल इफ़ेक्ट का। यानी कि समुद्र के पानी पर जो अपनी और उस पानी को खींचने का एक पुल इफ़ेक्ट लगाता है मून, वो सन के द्वारा लगाए जाने वाले पुल इफ़ेक्ट से बहुत ज़्यादा है, जबकि मून सन से बहुत छोटा है। ये टाइडल इफ़ेक्ट मून इसलिए ज़्यादा लगा पाया क्योंकि वो अर्थ के बहुत क्लोज है। तो ये सवाल आता है, तो कई लोग ये गलती करते हैं कि जो टाइड्स बनती हैं वो सिर्फ मून के टाइडल इफ़ेक्ट की वजह से, मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से लगती हैं। ये ठीक है अनुरीत? सच क्या है, सत्य क्या है, सबको बताओ। सत्य यह है कि सन और मून दोनों ही अपना रोल प्ले करते हैं। सन बहुत ही मीगर अमाउंट में और मून ही डोमिनेंटली ये काम करता है। ओके, अब इसमें ऐसा होता है कि जैसे ये अर्थ है और ये सन है, तो अर्थ हमें पता है कि भाई इस तरह से रोटेट करती है और सन के अराउंड रिवॉल्व भी करती है। ये तो हमें पता है। रोटेट होती है तो दिन रात होता है, रिवॉल्व होती है तो सीज़न चेंज होते हैं। इसी तरह से ये जो अर्थ है इसके अराउंड मून रोटेट करता है और मून रिवॉल्व भी करता है। मून रोटेट भी करता है और रिवॉल्व भी करता है। मून एक पूरी रेवोल्यूशन करने में लगभग 27 से 29, आप 27.5 दिन मान लीजिए, इतने दिन ले लेता है ना। वो साइकिल बनता है ना फुल मून और न्यू मून का। तो दैट इज़ द कंसेप्ट। ऐसे में कई बार ऐसा भी होता होगा, सेंटर में अर्थ, सन, मून, परपेंडिकुलर रिलेशन, 90 डिग्री रिलेशन। ये तो प्रॉब्लमेटिक हुआ ना। इधर से सन खींच रहा, इधर से मून, और एक ही चद्दर है मानो, एक ही वो जेली बबल है। उधर से वो भी खींच रहा है, इधर से ये भी खींच रहा है। तो दोनों खींचेंगे तो थोड़ा बबल जो है अर्थ के साथ ही फ्लैट सा नहीं हो जाएगा? थोड़े कैंसिल कर देंगे ना एक दूसरे के इम्पैक्ट को। लेकिन इसके उल्टी वाली परिस्थिति क्या बनती होगी? ये अर्थ, इधर सन, इधर ही मून भी, दोनों कितना खींच लेंगे, है ना। या दूसरी पोजीशन, ये अर्थ, ये सन और इधर ही मून भी, तो भी बहुत ज़बरदस्त खींच लेंगे। आई बात समझ में? तो इस तरह से मून अर्थ के उस वाटर बॉडीज़ को अट्रैक्ट करता है। तो जब वो अट्रैक्ट करता है तो हाई बनता है,
अर्थ के किसी भी एक पॉइंट पर हाई टाइड होती हैं और दूसरे पॉइंट पर एब होती है, बहुत ही कम ऊंचाई लहरों की, क्योंकि एक ही बबल जेल है अगर, और हमने उसे एक रीजन से खींच लिया है तो दूसरे एरिया में कम हो जाएगी ना, इसको ऐसा इमेजिन करिए। तो इस तरह से मून और सन के इम्पैक्ट, खासतौर मून के इम्पैक्ट की वजह से ज्वार भाटे आते हैं। ओके, इन्हें क्या कहते हैं? ज्वार भाटे, हाई टाइड्स। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है। तो अब होता क्या है, कई बारी मैं आपको बता दूं, हाँ दिन में ही आते हैं, जब शिप खड़े रहते हैं समुद्र के किनारे, उन्हें बिल्कुल शोर लाइन पे टच होने के लिए, बंदरगाह तक पहुंचने के लिए हाई टाइड्स का वेट करना पड़ता है। जब हाई टाइड्स आती हैं तो वो जो शैलो वाटर बॉडी है वहाँ तक थ्रस्ट लग जाता है शिप को, और शिप फिर आगे जा पाता है। कई बारी उन्हें वापस उस मिट्टी में से समुद्र में खींचने के लिए भी हाई टाइड की नीड होती है। हाई टाइड का वाटर वहाँ एक्सेस हो जाता है, फिर वो वापस खींचे जाते हैं। ओके, हाई टाइड्स का सबसे खूबसूरत प्रभाव पता कहाँ दिखता है विनीता? सपोज़ करो ये लैंड है, लैंड का कोई हिस्सा ऐसे इधर से निकला है और इधर से एक फ़नल बनी है, पानी की कुप्पी, पेट्रोल डालने वाली कुप्पी, फ़नल शेप। तो इसमें जब हाई टाइड एंटर करेगी, दोनों तरफ से रिस्ट्रिक्टेड पैसेज है, तो हाइट अचीव करेगी बहुत बहुत हाई। तो बे ऑफ फुंडी है जहाँ पर बहुत हाई टाइड्स होती हैं। ओके, तो नैरो वाटर पैसेज, वेरी गुड एरियाज़। नैरो क्रीक्स उनमें टाइड एंटर कर जाए तो बड़ी ऊंची ऊंची जाती है, ये मैंने बताया किसी कारण से। तो अब हम पता क्या करेंगे विनीता, हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसमें लिखा ही हुआ है एनर्जी फ्रॉम द सी से एनर्जी ले सकते हो। पहला तरीका टाइडल। तो आप क्या करें, आपने वो नैरो रीजन देख लिया, वो नैरो रीजन में क्या करना है आपने, नैरो रीजन में आप एक इस तरह से डैम बना दे। डैम जैसे यहाँ से जाती हो तो पुराने अंग्रेज़ों के समय के रेलवे के छोटे छोटे पुल देखें हैं आप? वो कभी रोड पे जाते हुए उस रेलवे के पुल को देखना, अमृतसर जाते हुए मिल जाएंगे। उसमें क्या रहते हैं, पानी निकलने के लिए गोले गोले, पानी निकलने के लिए गोले गोले। ओके, तो यहाँ पर इसी तरह का हमने वो पुल टाइप, वो डैम टाइप बना देना है। ओके, और इस तरफ से जब हाई टाइड आएगी, बहुत ज़बरदस्त बौछार के साथ पानी आएगा, हमने उस पानी को रोक लेना है डैम की हेल्प के साथ, और फिर उसे रिलीज़ करते रहना है। इसकी मदद से टरबाइन्स घूमती रहेंगी, इसकी मदद से टरबाइन क्या करती रहेंगी, घूमती रहेंगी। तो पानी एंटर किया, लॉक किया, रिलीज़ किया, टरबाइन्स कंटिन्यूसली घूमती रहती हैं। लेकिन हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट परेशानी, हमें ऐसी नैरो लोकेशंस ढूंढनी है जहाँ पर टाइड फिनोमेना बहुत ही रेगुलर हो और बहुत ही विगरस हो। डैम वहीं पर बन सकते हैं, और ऐसी लोकेशंस फाइंड आउट करना ईजी नहीं होता। हर तरह के लैंड मास में ये होता भी नहीं। जहाँ पर इंडेंटेड कोस्ट लाइन होती है इस तरह की, एक तो होती है सीधा किनारा, एक आड़ा तिरछा, डेंट पड़े हुए, यह है इंडेंटेड, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो इस तरह से हमने बिजली पैदा करने के लिए मूलतः टरबाइन ही घुमानी थी, और हमने टरबाइन घुमा ली यहाँ पर उस टाइड वाटर के मदद से। तो हम इसको टाइडल एनर्जी के रूप में जानते हैं। ओके, दैट इज़ ऑल, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही सरल था, और यही था टाइडल एनर्जी, यही लिखा भी हुआ है। सो द सी लेवल चेंजेस ड्यूरिंग द डे, दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड हाई टाइड एंड लो टाइड। तो हाई टाइड के दौरान सारा पानी आ गया, अब बेअंत पानी गिरेगा लो टाइड के समय में, पानी सारा आ गया, अपन ने स्टॉप कर लेना है। और लो टाइड के समय में पानी वाटर लेवल एकदम डाउन, तो ज़बरदस्त ग्रेडियंट बनेगा, और अपन ने फ्लो रिलीज़ करना है, टरबाइन्स विल रोटेट, टरबाइन घूमना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से काम चलता है टाइडल एनर्जी का। ओके, तो उसमें समस्या यही है कि डिफरेंस इन द सी लेवल चेंजेस ड्यूरिंग द डे, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हाई एंड लो टाइड्स, एंड द डिफरेंस इन सी लेवल्स गिव्स अस टाइडल एनर्जी। बट समस्या, ऐसी लोकेशंस पा लेना बहुत परेशानी का कारण है, ये ईज़िली नहीं मिलती। ओके, अब दूसरी आ जाती है वेव एनर्जी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, ये एक रीजन है, ठीक है, यहाँ पे पानी खड़ा है, डन है भाई, इसको छोड़ो, सरोवर, कोई लेक नहीं, छोटा सा पॉन्ड, आप उसके एक किनारे खड़े हो, दूसरे किनारे किसी ने 4 बड़े फराटे पक्के चला दिए, फराटे पक्के,
पखे तो पंजाबी में हुआ, पंखे। तो फराटे पंखे जला दिए किसी ने। वो फराटे पंखे आकर के जब पानी के साथ टकराएंगे तो फ्रिक्शन होगा और इसकी वजह से वाटर में एक मूवमेंट क्रिएट होगी। तो इससे क्या बनेगी? वेव। क्या बनेगी? वेव। अब मेरे को एक बात बताओ, उस किनारे तक वो फराटे पंखे की हवा आएगी आपको? आएगी? खुल के बोला करो, डरा मत करो मेरे राज्य में। बोलो नहीं, नहीं आएगी। तालाब के किनारे किधर से आ जाएगी? वो तो मुमकिन ही नहीं, नहीं आएगी। लेकिन इतना तो मानती हूँ कि उसने उस किनारे पे जो वो वेव क्रिएट की थी वो वेव आएगी। उस किनारे पे जो वेव क्रिएट हुई वो आप तक आएगी, चाहे थोड़ी डिसिपेटेड ही हो लेकिन आएगी ना। यानी कि वो जो फराटे पंखे की एनर्जी थी हवा की, वो हवा की एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हुई है? वेव में। और हवा तो नहीं आई आपके पास, पर वेव आई। तो वेव आप तक, जो वेव आपके पास जब आई, आपने हाथ में ऐसे करके एक सामान रखा था, वेव आके टकराई, सामान उड़ा गई आपके हाथ से। किस एनर्जी के दम पर ये वेव ने आपके हाथ से वो सामान उड़ा दिया? वो जो पंखे की हवा ने उसमें एनर्जी डाली थी। पंखे की हवा की वजह से मोशन आया था ना उस वेव में, और वेव का वो मोशन आपके हाथ पे रखी चीज़ को गिरा गया ना। तो एक तरह से उस किनारे पड़ा पंखा ही आपके हाथ की चीज़ को गिरा के गया। तो समुद्र की बड़ी बॉडी मेरे बच्चे, और अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है ऐसे 1600 किलोमीटर पर आवर की भी रफ्तार से ज़्यादा। वो तो यहाँ बिल्डिंगें हैं, सब कुछ है, तो आपको भाई कोई विंड फील नहीं होती। समुंदर तो अथाह खुले ही पड़े हैं, यू विल फील दैट विंड। हालांकि विंड के लिए हमें टेम्परेचर और प्रेशर ग्रेडियंट चाहिए, बट नॉर्मली इफ़ यू आर एट द हाइट पे हो या फिर समुद्रों किनारे हो, एक सदाबहार सी हवा आती रहती है, चलती ही रहती है। लेकिन जैसे ही हाइट से नीचे उतरे, थोड़ा सा ही बंद हो गई ना, पहाड़ों की चोटियाँ आ गई, बीच में मोड़ आ गए, पत्ते पेड़ रुक गई। ऐसे ही समुंदर के इलाके से थोड़ा सा अंदर को आए, वो परमानेंट हवा भी रुक गई। लेकिन चोटियों पर और वहाँ पर अक्सर हवाएं रहती, ओके। वहाँ पे अक्सर कमीज़ पीछे को उड़ती है और एक लेखक आगे को चल रहा होता है ट्राउज़र पहन के। ये सीन वहीं फिल्माए जा सकते हैं ना। यहाँ तो जब भी चलेगी आपको पता तेज़ ही चलेगी, या तो कुछ और ही उड़ेगा। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। ये जो कहानी है ना, ये जो हवा समुद्र में कहीं भी चल रही हो, उसने ज़बरदस्त मोशन दे दिया है समुद्र के पानी को, और वो बन गई हैं वेव्स। तो जिस भी किसी पॉइंट पे, जिसकी भी किसी टाइम पे हवा का घर्षण हुआ हो समुद्री लहरों से, समुद्र की लहरें जो आपके पास आ रही हैं एक के बाद एक, वो तो आपके पास एक बेअंत एनर्जी लेकर के आ रही है ना। वो तो एक एनर्जी लेकर के आ रही है ना। उनमें तो ये कुव्वत है ना, अपने साथ कई सारा सामान ला के छोड़ जाने की और यहाँ पे पड़ा सामान वापस ले जाने की, है कि नहीं। शंख सिप्पियाँ कई बार किनारे छोड़ जाती हैं ना, वो कैसे छोड़ जाती हैं? उसी एनर्जी के दम पर कितना मैटर सस्पेंड करके ले आती हैं। और आप कई बार आप भी तो, बच्चे भी तो छोटे छोटे उसी किनारे फंसे पड़े होते हैं, पानी में किनारे पे आके गिरे पड़े होते हैं। तो वेव की अपनी एक एनर्जी होती है, और ये किस वजह से होती है? ड्यू टू द काइनेटिक मोशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, हॉरिजॉन्टल मोशन। एक्चुअली में आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक पॉइंट पर जो एक वेव क्रिएट होती है ना समुद्र के भीतर, जैसे ये पूरा टब समुंदर है और ये इसका सेंटर है, इसके सेंटर में वेव क्रिएट हुई। ये वेव किनारे तक ट्रेवल नहीं करती, इस वेव के द्वारा अपने से अगली वेव को जन्म दिया जाता है, अगली वेव से अपने से अगली वेव को जन्म दिया जाता है। यानी कि हर खड़ी हुई वेव जब ख़त्म होती है तो एक नई वेव को जन्म देती है। आई बात समझ में? ये वेव्स के वाया जो ट्रैवल करती है ऑन द हेड ऑफ द वेव, वो एनर्जी होती है। ऑन द हेड ऑफ द वेव जो ट्रैवल करती है वो कौन करती है? एनर्जी। वेव्स ट्रैवल नहीं करती। वेव तो ऐसे ऐसे वहीं पर ही है ना, लेकिन जो उसके ऊपर ट्रैवल होके गई है एनर्जी हो गई है, ओके। तो आप तक अगर वेव्स आ रही हैं, मैं सब कुछ एनर्जी भी आ रही है, यू हैव दैट एनर्जी। तो आप उस एनर्जी को हार्नेस कर लीजिए, आप टरबाइन घुमा लीजिए। तो अगर कंटिन्यूअस वेव मोशन किन्हीं एरियाज़ में बना रहता है, कई बार समुद्र साफ शांत हो जाते हैं,
कई बार कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे रहते ही समुद्र शांत हैं, लेकिन कई समुद्र बड़े अशांत होते हैं, वेरी अशांत समुद्र, आप कहते हो यार दिस इज़ वेरी हाईली टर्बुलेंट एरिया। तो इफ़ द कंटिन्यूस वेव मोशन इज़ देयर, तो आप उसे भी फिर जैसे आपने टाइडल एनर्जी में बिजली बनाने के लिए उपकरण लगाया, आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, टर्बाइंस रोटेट कर सकते हैं कंटिन्यूस वेव सप्लाई के माध्यम से। ओके, तो यू कैन डू दैट। तो वेव एनर्जी की मदद से भी टर्बाइंस रोटेट हो जाती हैं, क्योंकि वो भी अच्छे खासे अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी को धारण किए हुए हैं ड्यू टू इट्स मोशन। ओके, और अगर हाथ से कुछ गिराने की क्षमता रखती है वो वेव, तो टरबाइन का पंखा घुमाने की भी क्षमता रखती है वो वेव। ये बड़ी बात है। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय ह्यूज वेव्स नियर द सी शोर, इतना ही लिखा है, कंसेप्ट मैंने समझा दिया। अगला है ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल एनर्जी क्या है? देखिए ओशियन, मेरे बच्चे हरप्रीत, वाटर अगर टब में है तो ये पूरा एक वाटर कॉलम है ना। और कई बार आपने ऐसा नोटिस किया है, जब आपने गर्म पानी बाल्टी में भरा है और भर करके काफ़ी देर बाद आप बाथ लेने आए हो, तो क्या होता है, ऊपर की लेयर थोड़ी ठंडी लगती है, लेकिन गहराई में हाथ डालो तो अंदर की लेयर गर्म होती है। अच्छा, कई बार ऐसा किया है, पहले से बाल्टी में इतना सा पानी पड़ा था, लेकिन आकर के उसके ऊपर से फिर गीज़र का पानी उस बाल्टी में डाल दिया, तो ऊपर की लेयर तो बड़ी गर्म गर्म है, लेकिन अंदर तक मग ले गए तो नीचे वाला बॉटम ठंडा ठंडा है कि नहीं। तो एक जो वाटर कॉलम होता है ना, उसमें डिफरेंट टेम्परेचर का वाटर रहता है, सरफेस पे कुछ और अंदर कुछ, क्योंकि सन को एक्सपोज होती है पानी की ऊपर की लेयर, तो वो गर्म हो जाती है, और सन से दूर रहती है पानी की अंदर की लेयर, समवेयर अराउंड 2 किलोमीटर डीप, 2000 मीटर डीप, 2 किलोमीटर डीप, वो क्या रहती है, ठंडी। विनीता, ठंडी रहनी चाहिए ना, क्यों? क्योंकि ऊपर का जो पानी है वो सन को एक्सपोज्ड है, नीचे का पानी है नहीं ना, तो ऊपर की लेयर गरम गरम, नीचे की लेयर ठंडी ठंडी, तो हम इसको यूज़ करते हैं। ये क्या है, वाटर के उस कॉलम में डिफरेंट रीजन का थर्मल डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, थर्मल डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, ऊपर की गर्म लेयर और नीचे की लेयर के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस एटलीस्ट 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, एटलीस्ट 20 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा। ये नहीं ना कि 5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे ही लगे खेल करने, 20 डिग्री सेल्सियस का गैप हो। तो ऐसे में आप अपर की लेयर पे वॉलेटाइल सब्सटेंस, दैट इज़ अ लिक्विड, स्प्रेड कर देंगे, दैट इज़ अमोनिया। तो वो ऊपर की वाटर लेयर के टेम्परेचर की वजह से एमोनिया इज़ वेरी वेरी वॉलेटाइल, है ना। एमोनिया टैंकर जाते हैं ना, कैसे लिखा होता है, हाई लेवल हज़ार्ड, ये वो हल्का सा खुल जाए वो इतना वॉलेटाइल है, हवा में वेपर बन के कहाँ चला जाए पता नहीं चलेगा, तो इसलिए वो बहुत वॉलेटाइल है। तो जैसे ही वो सरफेस वाटर के टेम्परेचर के संपर्क में आएगा, वो वॉलेटाइल कैरेक्टर की वजह से इमीडिएटली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स। और जब प्रेशर कुकर की सीटी बजती है विनीता, हाथ में असल में क्या आ जाते हैं, वेपर। वो जो स्टीम है वो क्या है, वेपर। हम उन वेपर को कलेक्शन चैम्बर में कलेक्ट करके डक्ट के वाया हाई स्पीड पे रिलीज़ कराएंगे एज अ स्टीम, तो उससे क्या घूमेगी, टरबाइन। लेकिन फिर नुकसान भी हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसी चैम्बर में हम जो अपर लेयर के नीचे लोअर लेयर में ठंडा पानी है, उस लोअर वाटर को इस चैम्बर में डाल करके इसको ठंडा भी करेंगे कंडेंसेशन पर्पसेस के लिए। तो पानी का लेवल वही रहेगा, पानी ना नुकसान में जाएगा, ना पानी बढ़ेगा ना ख़त्म होगा। अपर लेयर के टेम्परेचर का इस्तेमाल करके एमोनिया स्प्रेड करके आपने उसके वॉलेटाइल कैरेक्टर का फ़ायदा उठाया, तो वो वेपर में बदला और उसने टरबाइन घुमाई, और उन वेपर्स को वापस पानी में बदलने के लिए आप जो निचली लेयर का ठंडा पानी है उसको इसमें इन्फ्यूज़ करेंगे, जिससे कि वो टेम्परेचर जो है गिरा देगा उन वेपर्स का, और ऐसे में वो फिर से कंडेंस होकर के पानी बन करके उसी सरफेस लेयर पर रहेंगे, और फिर से गर्म पानी के संपर्क में आकर के फिर से वॉलेटाइल कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हुए फिर से वेपर बनेंगे, उस चैम्बर में जाएंगे और स्टीम बन करके टरबाइन को घुमाएंगे। टरबाइन घुमाने के बाद स्टीम आकर के